नमस्कार दोस्तों। सरकारी टेल डॉट कॉम और डिप्लोमेसी इंडिया डॉट कॉम के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कोविड से पूरी दुनिया में जब तबाही से अभी पश्चिम से एशिया के सभी देश उबर नहीं पाए थे कि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव की खबरें आ गई। दुनिया इन्हें समझ रही है कि ये एक और जंग शुरू हो गई है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारत के हजारों भविष्य के डॉक्टर अपनी जिंदगी की फिक्र में भारत सरकार से बचाने की गुहार लगाने लगे और 20,000 मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इवैक्यूएशन प्लान में जुट गए। आखिर ये हालात क्यों बने? दुनिया भर में क्या इससे आर्थिक विकास रुकेगा? भारत की भूमिका इस जंग के बाद विश्व भर में भारतीयों की थाक पर क्या प्रभाव होंगे? पूरे हालात से क्या डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक इम्पैक्ट होंगे, इस पर बात करेंगे। तो आज हमारे साथ कुछ विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं एम्बेसडर प्रदीप कपूर का स्वागत करूंगा, जो आज हमारे साथ वॉशिंगटन डीसी से जुड़ रहे हैं। नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद अमया जी। जी, मेरे दूसरे गेस्ट हैं लेफ्टिनेंट जनरल पन्नू, जो आज हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। Thank you, Amaya, for getting me on the show. I think we are sitting together for something that concerns the whole world today. Pleasure to be here. जी, मेरे तीसरे मेहमान हैं प्रोफेसर गुलशन सचदेवा जी, जो जेएनयू में प्रोफेसर हैं और यूरोप और सेंट्रल एशिया के एक्सपर्ट भी हैं और ये अफगानिस्तान में भी काम कर चुके हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे चौथे मेहमान हैं रंजीत कुमार जी, जो पूर्व डिप्लोमेटिक एडिटर रहे हैं नवभारत टाइम्स में। इनकी एक बहुचर्चित किताब अभी रिलीज हुई थी, ड्रैगन ने हाथी को क्यों डसा। ये भी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इन सब बातों पे आज हमारे साथ बात करेंगे। तो रंजीत जी, मैं सबसे पहला प्रश्न आपको ये पूछूंगा कि ये जो आज हालात बने हैं, इसके हिस्टोरिकल रीजंस क्या हैं और क्या ये एक ट्रांजिट एनर्जी पैसेज का कॉन्फ्लिक्ट है या कुछ और है? ये आज यूक्रेन और रूस के बीच विवाद जिस स्तर पर पहुंच गया है, जिस तरह से उग्र रूप धारण कर लिया है, उसका कोई औचित्य नहीं ठहरा सकते। कोई भी ऐतिहासिक वजह हो उसको औचित्य नहीं ठहरा सकते। रूस की ओर से परमाणु हमले की धमकियां दी जा रही हैं और विश्व परमाणु युद्ध की धमकियां भी, चेतावनियां भी दी जा रही है। लेकिन इसे हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जरूर देखना होगा कि क्यों आज रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद है इस स्तर तक पहुंच गया है। देखिए, यूक्रेन पहले सोवियत संघ का एक राज्य हुआ करता था। 1991 में सोवियत संघ का जब विघटन हुआ, यूक्रेन एक स्वतंत्र देश के तौर पर बन गया और उसके बाद सोवियत संघ का न केवल विघटन हुआ, बल्कि सोवियत संघ की अगुवाई वाले सैन्य संगठन है वार्सा पैक्ट का भी विघटन कर दिया गया सोवियत नेतृत्व ने। लेकिन उसके बदले में सोवियत नेतृत्व को यह भरोसा नाटो के देशों ने दिलाया, अमेरिका ने दिलाया, जो पूर्व यूरोपीय देश हैं जो रूसी खेमे में माने जाते थे, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, इन इलाकों में नाटो की सेनाएं तैनात नहीं होंगी, इन इलाकों का सैन्यकरण नहीं होगा। ये इलाके एक तरह से तटस्थ देश के तौर पर रहेंगे। लेकिन नाटो ने धीरे धीरे अपना प्रसार करना शुरू किया, इन देशों को अपने में विलय करने की कोशिशें शुरू की। ये देश नाटो के साथ रहने में अपनी बेहतरी समझने लगे। तो इससे रूसी नेतृत्व का चुनना स्वाभाविक था, क्योंकि इससे रूस की जो सामरिक घेराबंदी है वो मजबूत हो रही थी। अमेरिका की ये रणनीति थी कि जो पूर्व यूरोपीय देश हैं, खास करके रूस की सीमाओं से लगे जो देश हैं, उन इलाकों तक उन इलाकों पर बसे जो रूस के पड़ोसी देश हैं, उनको अगर नाटो का सैन्य सदस्य बनाया जाए तो वहाँ पर नाटो की सेनाएं तैनात की जा सकेंगी। तो रूस की सीमाओं पर नाटो की सेनाएं तैनात हो जाने से रूस का चिंतित होना स्वाभाविक था और इसी मसले को लेकर के रूस निरंतर अमेरिका से और नाटो के नेतृत्व से बात कर रहा था। लेकिन नाटो ने हमेशा इसकी उपेक्षा की और अपना विस्तार करता गया और एक हद तक बात इतनी बढ़ गई कि जब रूस की सीमाओं पर, पोलैंड की सीमा पर मिसाइल सिस्टम तैनात किए जाने लगे तो रूस जो है विवाद को काफ़ी आगे बढ़ा चुका था। उसने चेतावनियां देनी शुरू की कि इसके गंभीर नतीजे होंगे और निश्चित तौर पर आज जो गंभीर नतीजे हम देख रहे हैं
उसकी मुख्य वजह यही है कि रूस ने, अमेरिकी नेतृत्व ने रूस की बातों की परवाह नहीं की। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं एम्बेसडर प्रदीप कपूर जी के पास में आऊंगा। कपूर साहब, ये बताइए कि क्या यूरोपियन यूनियन का रशियन गैस पे कुछ ज्यादा ही आत्मनिर्भरता हो रही है, जिसकी वजह से ये पूरे जियो पॉलिटिकल धुरी को भी प्रभावित कर रहा है? जो गैस पर निर्भरता थी वो तो रहेगी, बट ऑल्टरनेट सोर्सेज भी ढूंढने के चल रहे हैं सारे कार्य, कहाँ से ले सकते हैं। बट उसमें जो इम्पैक्ट है इसका इस विषय पे, जो उसका बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि जो प्राइसेस हैं गैस के केवल यूरोप में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं, जो हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर जैसे अमेरिका में, जहाँ हम रहते हैं वॉशिंगटन डीसी में, मैरीलैंड में $3 पर गैलन था पिछले महीने तक। युद्ध छिड़ने के बाद अब $4 के करीब पहुंच गया पर गैलन ऑलरेडी। तो और इसका रुकने का कोई अभी वो नहीं दिखाई दे रहा, जो कहीं पे भी आसार नहीं दिखाई दे रहे कि यहाँ यहीं पर रुक जाएगा $4 पे। तो उस हिसाब से ये एक इम्पोर्टेंट इशू जरूर था, बट जो इसमें जो ज्यादा इम्पोर्टेंट था compared to the economic aspects of the issue, the energy aspects of the issue, वो था जो political aspects, strategic aspects and the geostrategic aspects for the last 30 years or so. क्योंकि 91 में जब मैं वहाँ पढ़ा रहा था जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विस में, तो उस टाइम पे सोवियत यूनियन had fallen at that time. And the narrative of the Western world was that we will now put our own templates for the economy on Russia and on the other countries, other republics which have now separated from Russia. We will put our templates on the politics of those countries, on the political systems. Now, what I was trying to ask them at that time was that, are you doing this in consultation with those countries, in dialogue with those countries like Russia? So the answer was, which can be termed as quite arrogant, that we think it is a right form of the economic systems and the political systems. So we will try to just put it in place in those countries. तो अभी भी लिखा है लोगों ने, काफी लोगों ने, जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो किसिंजर हैं, हेनरी किसिंजर जो थे यहाँ पर, और थॉमस फ्रीडमैन जो न्यूयॉर्क टाइम्स के एक बहुत प्रसिद्ध जर्नलिस्ट भी हैं, उन्होंने भी लिखा है ये जो एरोगेंस था वेस्टर्न वर्ल्ड का आफ्टर द फॉल ऑफ द सोवियत यूनियन एंड द ब्रेकअप ऑफ दोज रिपब्लिक्स, फ्रॉम दैट टाइम देयर वर टू पाथ्स व्हिच वर पॉसिबल. NATO had been created with the aspirations of basically managing the security of Western Europe and the Atlantic region. Now, once that had been achieved with the fall of USSR, one path would have been a path of dialogue and discussion with Russia as a successor state, and also incorporating discussions with the Eastern European countries in a positive way, along with the Russian country. That was not done. So both these people and many others, like a very well-known professor of international relations at University of Chicago also, has said that the fault lies equally with the Western countries, if not more with the Western side. Thank you. आपने गैस की और उसके पॉलिटिक्स की भी बात की। मैं आज रिसर्च कर रहा था और कुछ लोगों से भी बात कर रहा था क्रूड के हिस्टोरिकल प्राइसेस को लेके। तो मुझे बताया गया कि इस टाइप के क्राइसिस 1973 में भी हुए थे, जब दुनिया भर में क्रूड के प्राइसेस आसमान छू रहे थे। मेरा अगला सवाल लेफ्टिनेंट जनरल पीएस पन्नू से है। जनरल साहब, जब पुतिन साहब कहते हैं कि डीमिलिटराइजेशन और डीनाजिफिकेशन होना चाहिए यूक्रेन का, तो वो एग्जैक्टली दुनिया में क्या कन्वे करना चाह रहे हैं? क्या नाटो में यूक्रेन का ज्वाइन होना क्या रशिया के लिए रियल थ्रेट है, या ये कुछ और है?
अमेया, आज की तारीख में जो लड़ाई लड़ी जाती है वो कई प्लेन्स पे लड़ी जाती है। उसका सबसे पहला प्लेन है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। उसके अंदर प्रोपेगेंडा, मेकिंग स्टेटमेंट्स एंड पोस्टरिंग, ये सब उसमें शामिल होते हैं। कई दफे कहा कुछ जाता है और उसका जो प्लान है वो एग्जैक्टली वो नहीं होता। लेकिन जहां तक यूक्रेन का सवाल है, मेरा ख्याल जो भी यूक्रेन के बारे में कहा जाता है उसका इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग इज आल्सो रिसीव्ड बाय अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जहां पे ईस्टर्न यूरोप में नेटो कंट्रीज जो एक्सपैंड नेटो कर रही थी इन कंट्रीज में, उनको भी एक इनडायरेक्ट थ्रेट है कि हम आपको भी डीमिलिटराइज कर सकते हैं और आपका रिजीम चेंज भी कर सकते हैं। तो शायद वो यूक्रेन का एक उदाहरण बनाना चाहते हैं कि हम रिजीम चेंज कर सकते हैं, और जो आप हमारे फोल्ड से निकल चुके हो और ज्यादा निकलना चाहते हो और पूरा नेटो और ईयू के फोल्ड में जाना चाहते हो, वेस्टर्न वर्ल्ड के, उसके लिए आपको एक सजा मिलेगी। और वो सजा वो उन्होंने पहले अनाउंस की और उन्होंने फिर कई तरीके से उसको पोस्टरिंग करके मनवाने की कोशिश की। शायद उसमें रिजीम चेंज हो जाए या इंटरनली यूक्रेन के अंदर कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि उसकी लीडरशिप वीक हो जाए, और अगर नहीं हुई, वो हमारे सामने है, तो उसके बाद मिलिट्री ऑफेंसिव किया गया। तो ये सब चीजें साथ साथ चलती रहेंगी, धमकियां चलती रहेंगी, न्यूक्लियर वॉर की धमकी चलती रहेगी, रिजीम चेंज, और बाकी जो देश उनको ना सपोर्ट करें, नेटो को ना सपोर्ट करें, उनके बारे में भी बीच बीच में ऐसे बयान चलते रहेंगे। क्योंकि political diplomatic posturing and military action all have to go hand in hand. तो जो भी अभी कहा जा रहा है, I think COVID के बाद the least thing that humanity ever expected or deserved was a disaster which is man-made with the direct confrontation with the military. तो मैं हमेशा सोचता हूं कि आज की तारीख में तीन चीजें हैं जो टी से बनती हैं: टेक्नोलॉजी, which becomes the internal factor, but overall it is trade and the territorial issues. तो अगर आपका ट्रेड ड्विंडल कर रहा है, जो कोविड से ट्रेड ड्विंडल किया है और बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो रहा था, तो उसके अंदर कुछ लोग पावर्स अपनी अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। चाइना सर्टनली अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, तो वो मिलिटरीली बेलिजेंट हो गया। उसमें शायद पुतिन ने सोचा कि वो कहीं पीछे ना रह जाए, क्योंकि चाइना उसके बिल्कुल नेबरहुड में, जो पहले उनकी आपस में वो नहीं था इतना क्लोज रिलेशनशिप, वो भी नजदीक आ गए। तो आई थिंक पुतिन अपनी छवि को मजबूत करने के लिए कुछ लोगों को भी उदाहरण देना चाहता है कि मैं शायद पीछे ना रह जाऊं, कहीं चाइना आगे ना चले जाए। या इन्होंने सोचा कि कोविड के बाद में जो चाइना ने किया है और अफगानिस्तान से अमेरिकन ट्रूप्स बाहर निकाले गए हैं, शायद वेस्टर्न वर्ल्ड ने अपनी कुछ वीकनेस दिखाई है और उसकी भी अपॉर्चुनिटीज शायद ली गई हैं। तो ये धमकी देने का टाइमिंग और मिलिट्री ऑफेंसिव का टाइमिंग, आई थिंक ये इसके इर्द गिर्द घूमता है। तो डीमिलिटराइजेशन और डीनाजिफिकेशन और व्हाटएवर ही इज टॉकिंग अबाउट इज बेसिकली इज एम्ड एट द लीडरशिप and also indirect threat to the rest of the world that do not take Russia for granted, and also to say that he is a relevant power and he is the one who has the oil and the energy resources available. उसकी डिपेंडेंसी काफी बढ़ती चली जा रही थी, और वो मेरा ख्याल इनडायरेक्ट थ्रेट है ट्रेड का, कि you might as well do favorable trade practices with Russia, otherwise there is a military option or regime change options available. धन्यवाद जनरल पन्नू जी। मैं अब आऊंगा प्रोफेसर गुलशन जी के पास। मेरा अगला सवाल ये है कि कैन इंडिया रीअफर्म इट्स पोजीशन एज अ नॉन अलाइंड नेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग कोल्ड वॉर वर्ल्ड ऑर्डर? और मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा कि ये जो इकोनॉमिक सैंक्शंस जो रशिया पे लगे हैं, क्या इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं या शॉर्ट टर्म परिणाम हो सकते हैं? और मेरा तीसरा सवाल ये रहेगा कि क्या नाटो हैज ओवरस्टेप्ड इट्स मैंडेट और अथॉरिटी? जी, ये जो अच्छी बातचीत चल रही है और आपके जो सवाल हैं भारत का और दूसरे सवाल हैं, मुझे लगता है कि ये जो पूरा अभी रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है, उसके
दो तीन चार पहलू हमको बहुत अच्छे तरह से, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं, आपको समझने पड़े। पहली बात तो ये, आपने जो यहां से शुरुआत की बात, जो हिस्टोरिकल लिंकेजेस वाली बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि यूक्रेन के और रूस के बहुत पुराने सिविलाइजेशनल, कल्चरल, हिस्टोरिकल लिंकेजेस हैं। और ये बात सिर्फ हम उसको सोवियत यूनियन के हिस्ट्री तक नहीं लेके जाते। इनफैक्ट जब पुतिन उसके बारे में बात करता है तो वो पूरी ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स सिविलाइजेशन की बात करते हैं, जिसके अंदर हम आपको 1000 साल पहले की बात की उस तरफ जाते हैं कि ये रूस और यूक्रेन जो दोनों, और बेलारूस और दूसरे कंट्रीज हैं, वो एक सिविलाइजेशन के पार्ट है, वो भी एक रियलिटी है। उसके बाद जो है कि चाहे वो जारिस पीरियड था, उसके अंदर भी रूस का मानना है ये हमारे हिस्से में थे। उसके बाद जो सोवियत संघ के टाइम, ऑफ कोर्स उनका पार्ट थे। लेकिन अभी हमको ये मत भूलना चाहिए कि पिछले 30 साल से यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री है। अब हिस्टोरिकली तो हर देश के दूसरे कंट्री के साथ संबंध रहते हैं, लेकिन अब उनकी अपनी हिस्ट्री, अपनी आइडेंटिटी वो यूक्रेन बना रहा है। उसमें उनका मानना है कि इवन जारिस पीरियड में जो हिस्ट्री जो पुतिन बता रहे हैं, उस टाइम भी हम थोड़े ऑटोनमस थे उनसे। उसके बाद इवन बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद भी 2-3 साल तक वो अलग रहे थे, आजाद रहे थे। तो वो एक पुराना नैरेटिव है, वो उसकी एक महत्ता है। लेकिन उसके साथ ये बात हमको नहीं बिल्कुल भूलें कि 30 साल से सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री है, सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। उसके बाद उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, वो पूरे सब दूसरे देशों ने उसको कबूल किया है। दूसरी बात, जो बात आपने सब ने उठाई है, वो है जो नेटो एक्सपेंशन वाली बात है, जो रूस की जो अपना रोल जो यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के अंदर, उसके अंदर असर्ट करने की बात है। अब ये बात सही है कि पिछले 30 साल से जिस तरह से जो वहां पे डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसमें जो मुख्य रूप से जो वहां पे जो रोल है वो नेटो का और यूएस का रहा है यूरोप के अंदर। हिस्टोरिकली रूस का उसके अंदर हमेशा से एक भागीदारी रही है। अब रूस को ये लगता है, प्रेसिडेंट पुतिन को ये लगता है कि क्योंकि 90 के दशक में हम बहुत कमजोर थे, तो हमारे साथ ये ज्यादती हुई, हमारे को बिल्कुल उससे दखलंदाज कर दिया पूरे जो यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर से। तो उसको वो अपने आप को असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप नेटो को यूक्रेन में मत लेके आए, जो ईस्टर्न यूरोप के बाकी कंट्रीज हैं वहां पे आप जो है अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट मत करिए। तो ये लेकिन बात डिस्कशन की है, ये बात हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर रूस अपनी वहां पे, रूस थोड़ा मजबूत होता है, अपने आप को वहां पे बढ़ाना चाहता है, लेकिन क्या उसके लिए युद्ध जरूरी था? उसके लिए किसी कंट्री के ऊपर, पूरे दुनिया के ऊपर युद्ध थोपने तक पहुंचने की बात थी? ये एक सवाल थी। तीसरी बात जो इस पूरे संदर्भ में आती है, वो है जो इलाका है डोनबास का। उस डोनबास के इलाके में जो 2 प्रोविंसेस जो हैं, उसमें जो अभी पहले, सबसे पहले वहां उसको डिक्लेयर इंडिपेंडेंट कर दिया था, डोनेस्क और लुहांस्क को। उसमें रूस का ये मानना है कि वहां पे जो रूसी भाषी जो बोलने वाले लोग हैं, उनके साथ जाति हो रही है, उनके साथ जेनोसाइड हो रहा है, और पिछले कई सालों से ऐसे हो रहा है। और खास तौर से वो इलाका 2014 के बाद जब क्रीमिया को उन्होंने अपने साथ ले लिया था, मोटे तौर से वो पहले ही रूस के कंट्रोल में था वो इलाका, तो उन्होंने उसको इंडिपेंडेंट कर दिया। अब उसके लिए पूरा एक मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ, दूसरा मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ, उसके अंदर बातचीत चल रही थी। भारत भी, चीन भी, यूरोप के बाकी सब देश भी चाहते थे कि उसी के अंदर कोई उसका समझौता हो पाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब बात बहुत उससे आगे बढ़ चुकी है। अब दोबारा वो मिन्स्क पे आएंगे नहीं आएंगे वो अलग बात है। अब अगली बात ये है, उसके अंदर जो लिंकेजेस आपने कहा यूरोप का और जो रशिया का, और तेल और गैस की बात है। अब निश्चित तौर से वहां पे वो पूरी तरह से काफी निर्भर है यूरोप। उसके अंदर 40% उनकी गैस वहां से आती है, 20-25% तेल वहां से आता है। लेकिन जो म्यूचुअल, और उनका काफी बड़ा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भी है। इनफैक्ट 350 बिलियन के करीब वहां पे यूरोपियन कंपनीज ने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। तो वो जो बातें हैं, वो पहले ठीक ठाक चल रहा था। वो जो डिपेंडेंस उनकी है, लेकिन अब वो सारे जो सैंक्शंस लग गए हैं उसके बाद, अभी तक हालांकि उसमें कोई डिस्टर्बेंस ऐसी नहीं हुई, अभी तक भी तेल जा रहा है, अभी तक इवन यूक्रेन के अंदर से भी गैस तेल जा रहा है। लेकिन वो जो है अभी सैंक्शंस लगने के बाद कितना चल पाएगा, उसके ऊपर अभी सवाल है। अब आखिरी सवाल मैं संक्षिप्त में आपके पास, वो जो आपने भारत की बात कही है। अब भारत का, क्योंकि अब हमारे लिए बहुत बड़ी दुविधा की सिचुएशन है यहाँ पे। हमारे संबंध रूस के साथ हम जानते हैं बहुत अच्छे संबंध, पुराने प्रगाढ़ संबंध हैं।
उसके बाद जो है हमारा पूरी मिलिट्री जो है उसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, और भी बहुत सारे सौदे वहां पे हो रखे हैं। अब उसके साथ साथ लेकिन हमारे अमेरिका के साथ और यूरोप के साथ भी संबंध बहुत गहरे हो गए हैं। तो हमारी जो अभी जो सिचुएशन है उसमें आप न्यूट्रल स्टैंड ले रहे हैं, वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन उससे रूस तो उससे खुश है, वो तो कह रहा है कि ठीक है भारत अच्छा ले रहा है। लेकिन इसके साथ अब दिक्कत हमारे लिए ये भी है कि अमेरिका और यूरोप के दोस्त काफी डिसअपॉइंटेड है कि भारत, क्योंकि हम मान रहे थे कि ये तो हमारे साथ काफी करीब से काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात है। और आप देखिए पहली स्टेटमेंट जो हमने दिया है, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट जो आ रही है धीरे धीरे, और हमारे 20,000 जो छात्र वहां पे फंसे हुए थे उनको भी निकालने का मुद्दा है। तो ये सारे भारत के लिए बहुत बड़ी दुविधा की सिचुएशन है। और क्योंकि अब हमें क्यों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर हैं, तो डेली जो डेवलपमेंट हो रही है उसके ऊपर हमको स्टैंड भी लेना पड़ रहा है तुरंत। तो बहुत मुश्किल सिचुएशन है, लेकिन किसी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको हम, मुझे नहीं लगता है कि हम नॉन अलाइनमेंट के साथ और उसके साथ जोड़ के देखें, क्योंकि वो एक दूसरा जमाना था। अभी हम जो है काफी मुश्किल सिचुएशन भारत के लिए है, लेकिन किसी तरीके से हम उसमें से कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को थोड़ा ठीक से बचा पाए इन सारे। लेकिन पूरी दुनिया के लिए कोई बहुत अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अर्थव्यवस्था को ये भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिस तरह से तेल के दाम बढ़ रहे हैं, और हमारी जो अर्थव्यवस्था तो बहुत तेल से बाहर के आने वाले तेल के ऊपर जो डिपेंडेंट है, 80% तेल हमारा बाहर से आता है। और अगर अभी तेल के दाम जो मैं देख रहा हूँ कि इस पूरे साल में उम्मीद यह है कि 115 और 130 डॉलर के बीच में रहने वाले हैं, तो हमारी सारी जो कैलकुलेशन है पुरानी बजट वगैरह की, वो तो 70-75 डॉलर की है। तो सारे के सारे जो हमारे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, उसके बाद जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा। प्लस अगर हम रूस से अगर हम कुछ और साजो सामान लेना भी चाहते हैं, उसके ऊपर अमेरिका का रुख क्या होगा, सैंक्शंस के थ्रू वो हम उसको ठीक से ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। जो व्यापार है उसको कोशिश करेंगे कोई ना कोई जुगाड़ करने की, किस तरह से बायलैटरल एग्रीमेंट की, लेकिन मुश्किलें बहुत हैं भारत के लिए। जी कपूर साहब, मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि अगर आप इतिहास में जाएं, आपकी बार अमेरिका और नाटो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में, इसके पीछे की क्या बड़ी वजह है और इसके क्या मायने बनते हैं? तो ऐसा है कि एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा जो एडिक्वेटली अभी आंसर नहीं हुई है कॉम्प्रिहेंसिवली, कि अगर ये यूक्रेन नाटो का मेंबर बनता है और ईयू का मेंबर बनता है तो इसका असर रशिया पे क्या पड़ता है। इसका असर बहुत सीरियस पड़ता है, क्योंकि जो रशिया का बाउंड्री है उसमें सारे जो देश हैं और जो यूरोप के सारे देश हैं उसमें से सबसे बड़ा जो ज्योग्राफिकल देश है वो यूक्रेन है आफ्टर रशिया। So it's the biggest country of Europe currently. Secondly, it has a very massive border with Russia. Now, if you are making Ukraine a member of NATO, you are able to position your troops there, you are able to position your missiles there. तो उससे खतरा तो वही है रशिया को बहुत ज्यादा। अब जब क्यूबा में 1962 में ये सिमिलर इंसिडेंट हुआ था कि रशिया ने कोशिश की कि क्यूबा में हम कुछ मिसाइल्स वहां पर स्थापित कर लें, तो यूएसए ने बहुत कड़क तरीके से उसका विरोध किया, उसको होने नहीं दिया। The US laid a siege on Cuba and those missiles were never able to be positioned on Cuba. Similarly, in 1955, when Austria was in a similar predicament of joining the EU and NATO, Austrian parliament declared a position of permanent neutrality, that they will never join the NATO. Now that has given Austria peace till today. Now for Ukraine, if I have to take it as a mirror image of what has happened in the past, if either the NATO countries had said that Ukraine will not become a part of NATO, or if Ukraine had declared in its parliament with a resolution that will not go for NATO membership, then the possibility of this war would have been averted. Now this is enjoined on all the nations by Charter of the United Nations by Chapter 6. जो Chapter 6 है United Nations का Charter का, उसमें साफ लिखा है कि all these countries will engage in diplomacy and negotiations. That is India's position. Chapter 7 talks about actions to be taken if these talks and diplomacy aspects fail, but you have to keep on trying that before you do any actions.
Now, if Russia has been talking for, let us say, a very long time, almost 30 years, it has been trying to say that do not expand eastwards. Please limit your expansion. And then when it has become a little stronger, it has reinforced its dialogue, saying that please do not expand eastwards. And the Western countries have been saying that, oh, we have not given any written commitment. We have just talked verbally that we will not expand eastwards. तो उसमें confusion काफी रहा है, और इसमें फिर अगर देखा जाए neutrally with a, the Indian perspective, let me put it that way, then both the sides have not followed through with chapter 6, what it enjoins, that you have to continue with the diplomacy, discussions, negotiations, and dialogue. Now, if that had happened, and if there had been some flexibility on the Western countries or Ukraine also to sort of, say that we will not put our missiles there right next to the border of Russia, which will threaten the security of Russia directly, because Moscow and all the countries become very easily sort of, it's easy to attack those places. So एक तो ये aspect हो गया. So that is the historical component which I want to highlight, that this is not something which the world can ignore. Thank you. हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं. मैं उनका स्वागत करूंगा. अनिल सिंह सागर जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और अभी नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप में कार्यरत हैं. आज ये पूरे हालात जो बने हुए हैं, आज इसका 9वां दिन है, और मैं और अनिल जी को काफी सारे फोन आए यूक्रेन से, और उन्होंने भी काफी स्टूडेंट्स की मदद करी. तो मैं चाहूंगा अनिल जी से ये पूरे घटनाक्रम को वो कैसे देखते हैं. सभी पैनलिस्ट को नमस्कार. बिल्कुल अमय जी, मैं देख रहा था, जब पहले दिन से मैं बात कर रहा था बच्चों से, उनसे बात हुई तो वो बहुत कैजुअल ले रहे थे. नहीं कुछ नहीं हो रहा है, बहुत आसान है, हम निकल आएंगे, हम लोग कर लेंगे, यहाँ कुछ पैनिक नहीं है, हमारी क्लासेस चल रही हैं. लेकिन जैसे जैसे चीजें बढ़ती गई, जिस दिन रशिया ने अपनी पार्लियामेंट में ये डिक्लेयर किया कि हम आउटसाइड इस तरीके से कर सकते हैं, उसके बाद जो बच्चों में पैनिक हुआ, उसके बाद फिर ह्यू एंड क्राई हुआ कि भाई फ्लाइट्स के बहुत ज्यादा टिकट्स के रेट बढ़ा दिए गए हैं, इसको कम कर लीजिए, इसको कम करना चाहिए. उसमें भी नेगोशिएशन चलते रहे. लेकिन आज जो हालात बने हुए, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उससे 5 मिनट पहले एक डॉक्टर फैमिली है जो 2 दिन से कीव में फंसी हुई थी. 2 दिन क्या 6 दिन से वो लोग नेगोशिएशन चल रहा था उनका, नहीं निकल पा रहे थे. बड़ी मुश्किल से वो अब जाकर के निकले, और अभी भी वो जाम में फंसे हुए. बताया ये जा रहा है कि वो जाम 2 दिन में क्लियर होगा. मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये कि 20,000 बच्चे एक छोटे से देश, मतलब यूक्रेन को हम अगर भारत की तुलना में देखें या रशिया की तुलना में देखें या अमेरिका की तुलना में देखें बहुत, लेकिन हमारे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, शायद कहीं ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए हम मेडिकल फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करा पाए, उनको अच्छे कॉलेजेस या अच्छे सिस्टम्स नहीं करवा पाए, शायद इसीलिए वो बच्चे आज वहां. सबसे अच्छी बात ये है कि वो बच्चे अब धीरे धीरे निकल के आए. लेकिन मैं कपूर साहब से समझना चाहूंगा कि पूरे परिदृश्य में भारत को आप फ्यूचर में कहाँ देखते हैं इस पूरे परिदृश्य से, क्योंकि जो बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको पोलैंड ने ऑफर किया है कि हम आपकी जो स्टडीज हैं, जो ब्रेकअप हुआ है, हम उसको कंप्लीट करने का मौका देंगे. हो सकता है शायद इंडिया में भी कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसा ऑफर करें. आप पूरे परिदृश्य में भारत को कहाँ देखते हैं फ्यूचर में, क्योंकि इसमें कई चीज निकल करके आई है. बहुत कहा जा रहा था कि भारत की बहुत मजबूत छवि हो गई है, लेकिन जिस तरीके से रोमानिया के बॉर्डर पे हुआ, जिस तरीके से हंगरी के बॉर्डर पे हुआ, उन बच्चों के साथ मारपीट हुई, यूक्रेनियंस का जो रवैया रहा है, 2 इंडियन को भेजते थे पूरे ट्रेन में, 2 लड़कियां जाती थी, बाकी सब यूक्रेनी और रशियन सिटीजन जाते थे. तो ये सब चीजें बहुत दिल को तकलीफ देती हैं. इस पूरे घटनाक्रम में भारत को फ्यूचर में आप कहाँ देखते हैं? मैं जो भारत का फ्यूचर देखता हूँ वो तो बहुत ही ब्राइट देखता हूँ. जब बाहर से देखता हूँ तो और भी ज्यादा ब्राइट लगता है. इसमें ये कि जो आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, हम फॉलो कर रहे थे बहुत क्लोजली, ये सारा जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा. तो उसमें ये रहा है एक और एस्पेक्ट कि जो यूक्रेन था, knowing that these students would be a very prized commodity, they played a not fair game at all. They tried to use them as hostages.
Now, India's natural outlook is quite neutral towards all the sides. But the words, for example, which were used by the ambassador of Ukraine to the United Nations, वहां पर भी उन्होंने जो words use किए कि almost like I will say it very directly like a mafia don, कि आप ये मत भूलिए कि ये इतने सारे भारतीय स्टूडेंट्स भी हैं यूक्रेन में जी। So that attitude was absolutely incorrect. And fortunately, because of our position and standing, we have been able to get the Indian students almost entirely out. There are some straggling families still left there who will also probably come out safely. And if you see the loss of life also, there has been one student who has died. It is very unfortunate. Our condolences for that student's families and all the other lives which have been lost in Ukraine. But I see this sort of thing emerging more and more strongly in the future, in the sense that in the earlier theaters of war, whether it has been Iraq or Afghanistan or any other country where there have been significant numbers of Indians who have been impacted, the loss of Indian lives has been absolutely, almost touching zero. Yeah. So to that extent, what we find as diplomats when we work in different countries is that the appreciation which India has in these countries, the respect which India has in these countries is even at a starting point very high. And what is happening with the passage of time is it is becoming higher and higher, and it is only going higher and higher. It is not decreasing. So to that extent, our following also is increasing very significantly, in the sense that all these philosophical schools of thought, like the Hare Krishna, Sai Baba, Brahma Kumaris, Art of Living, etc., they have very large followings in all these countries. Even the Sikhs, who are non-Indian Sikhs, there's a very large number of American Sikhs, for example. So they are becoming a very useful asset for our country. And they, for example, even in Ukraine and outside Ukraine, in the countries bordering Ukraine, there are people besides the Sikh community, the Hare Krishna community, who has been giving free food to all the people, not just the Indian students. So future-wise, I think it is, going to be a better future for India, because Indian economy is going to have a greater impact in the world. It already had a phenomenal impact in the last, first 1500 years. If we count the first 2000 years of global history, the Indian contribution to the economy was above 1/4 and almost 1/3. And that era is slowly coming, in the sense that Indian contribution will keep on increasing, maybe not to those levels, but very significant levels. Political also, India is very important, but it will become more important. Geopolitically, geostrategically, as a defense entity also, I think India's position in the world will rise. There are studies which have been done that by 2030, India would probably be the second largest economy of the world. And by 2050, it would probably be the largest economy and a very important political power. So I see that happening quite surely, in the sense that the way we have a young demography inside India and the way we have our confidence, if the Indians internally can become more united towards this goal, then it's much easier. Thank you. लेफ्टिनेंट जनरल पन्नू जी, मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि आपने जैसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात की, पिछले 9 दिनों में ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन का पलड़ा बहुत भारी था, उन्होंने रूसी सेनाओं को बहुत अच्छा करारा जवाब दिया। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि क्या रूसी स्ट्रेटेजिकली अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कर रही है, या ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में जो भी वेस्टर्न मीडिया से जो भी खबरें आ रही हैं, जमीनी हकीकत क्या है सर? आपका क्या असेसमेंट है? अमेय जी, मेरा इसमें एक क्वेश्चन और मैं ऐड करना चाहूंगा पन्नू साहब के लिए, कि ये जो सेफ पैसेज या कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, क्या आपको लगता है इसमें कोई दम है, या ये सिर्फ एक टाइम बाय करने के लिए एक गुगली मारी गई है? देखिए, जब आप युद्ध की बात करते हैं
युद्ध तब शुरू होता है जब कॉन्फिडेंस टूट चुका होता है और उसके बाद फिर पोस्टरिंग शुरू हो जाती है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। टेक्नोलॉजी चाहे इंफॉर्मेशन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की बात की या साइबर अटैक्स के ऊपर और सैटेलाइट इमेजरी और सारी मैनिपुलेशन ऑफ reports and intelligence, complete spoofing can be done to make one country look uglier than what it is or make another country look stronger than what it is. So एक ऐसी fog create करी जाती है कि reality को छुपाया जाता है और जो दिखाना है उसको उस तरीके से दिखाया जाता है जो reality से बरखिलाफ है। तो जब लड़ाई शुरू होती है इसका मतलब है कि आपके अगर पहले फेज लाइंस फेड होते चले जाएं अग्रेसर के तो वो अगले फेज लाइन पे चले जाता है जो पहले उसको अवॉइड कर रहा था। लास्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज की फिजिकल कांटेक्ट और कन्वेंशनल वॉर की जाए। तो रशिया के हिसाब से उसने रिजीम चेंज और उनकी मिलिट्री को अपनी लीडरशिप से अलग करने की भी कोशिश की, उनकी कंट्री के सिटीजन्स को अपने लीडर से अलग करने की भी कोशिश की। अगर वो दो चीजें नहीं हुई तो उसने फिर सेकंड फेज पे चले गया और फिर मोल्डोवा में मिलिट्री भेज के उसने डॉनबास एरिया में मिलिट्री भेज के जो पहले से ही तकरीबन एक डिकेड से वहां पे रशियन वो जो जहद चल रही थी उसको उसने कैप्चर करने की कोशिश की और काफी हद तक सक्सेसफुल हुआ भी और काफी हद तक उसने दिखाया कि वो सक्सेसफुल हुआ है। शायद वो ग्राउंड रियलिटी इतनी नहीं थी वो सक्सेसफुल हुआ है लेकिन उसको दिखाया गया कि उसने बहुत लार्ज एरिया कैप्चर कर लिए हैं। दूसरा ये दिखाया गया कि यूक्रेन बिल्कुल टूट चुका है और उसकी सेना बिल्कुल डिफीट हो चुकी है, लेकिन वो भी ग्राउंड रियलिटी में आया कि शायद यूक्रेन की सेना ना तो अपने लीडरशिप से जुदा हुई और शायद उसने ऐसा रेजिस्टेंस दिया कि रशियंस को और फोर्सेस लाने पड़े। तो कभी भी वॉर के अंदर स्क्रिप्ट के हिसाब से काम नहीं चलता है, काफी चीजें जो छुपाई जाती हैं वो आस्ते आस्ते बाहर आनी शुरू हो जाती हैं। लीडरशिप का एक बहुत अहम रोल है इसमें कि लीडर जो लड़ाई शुरू करता है अगर वो सक्सेसफुल रहता है तो एक रैशनल तरीके से लड़ाई करता है, अगर वो डिफीट अगर सामने देखता है तो वो इरैशनल हो जाता है। तो अभी लीडरशिप की बात करो, यूक्रेन और रशिया की लीडरशिप आप देखो कि अगर यूक्रेन की लीडरशिप वीक दिखाई देती तो शायद रशिया ये काम नहीं करता जो उसने अभी ऑफेंसिव किया है, कन्वेंशनल ऑफेंसिव किया है। और अगर पुतिन की लीडरशिप वीक दिखाई देती है तो शायद वो न्यूक्लियर धमकियां या शायद कहीं और फ्रंट्स भी खोलने की कोशिश कर सकता है कि डूबता क्या ना करता वाली एक स्थिति पैदा हो जाती है। तो एक बड़ा फाइन बैलेंस है इसके अंदर कि अगर वॉर एक्सपेक्टेड लाइंस पे नहीं जाए तो वो शायद इन एरियाज में पहुंच सकती है जो आगे जाके देखे नहीं किसी ने कि शायद वो उसकी एक्सपेंशन नेटो कंट्रीज में किसी और मेंबर के ऊपर खुदा न खास्ता अटैक हो गया, बाल्टिक रशिया के ऊपर अगर नेटो ने कुछ ऐसा कर दिया क्योंकि वो एक वीक स्पॉट है, नेक है जो नेटो इस्तेमाल कर सकता है। मॉस्को तकरीबन 600-700 किलोमीटर दूर है इस फॉल्ट लाइन का, अगर आप हिस्सा देखें तो नेटो एक्सपेंशन जो है वो मॉस्को को शायद घिरता हुआ दिखाई फीलिंग होता है कि शायद ये, क्योंकि अगर आप पूरा रशिया देखें तो आपको बात अलग दिखाई देगी। अगर सिर्फ आप यूरोपियन रशिया देखो और बाल्टिक रशिया देखो तो इनकी वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। 600-700 किलोमीटर कोई ज्यादा नहीं है मॉडर्न वॉरफेयर और टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो मॉस्को अपने आप को घिरा हुआ दिखाई देता है कि अगर नेटो एक्सपेंशन हुआ तो मैं एज पुतिन कैसे अपनी लीडरशिप को सिद्ध करूंगा पूरे अपने रशिया की पॉपुलेशन के ऊपर। तो वो वीक नहीं दिखाई देने के वजह से शायद वो ऐसे स्टेप ले ले जिससे नेटो और रशिया की अगर कॉन्फ्रंटेशन हो जाती है तो वो एक बहुत ही ज्यादा भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी ग्लोब में, और जो हम बोलते हैं कि ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं चाहता कि ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो। रशिया और चाइना खास करके, हमने जिसके बारे में बात नहीं की, ये चाहते हैं कि ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो जाए। ये बाइपोलर वर्ल्ड ही नहीं लेकिन ईस्ट चाइना रशिया साइड में हेवी डोमिनेशन ऑफ द ईस्ट, दैट इज रशिया एंड चाइना। आई थिंक वो कोशिश की जा रही है।
तो ये फॉल्ट लाइंस हैं, और एक दफे युद्ध शुरू हुआ और खत्म कहाँ होता है, बड़ा डिफिकल्ट होता है। ज़ेलेंस्की यूक्रेन छोड़ चुके हैं, शायद वो भी इंफॉर्मेशन वार का हिस्सा है। वो फॉग है या रियलिटी है, ये सिर्फ समय बताता है। अगर वो अपना हेडक्वार्टर छोड़ के किसी और शहर में चले गया है अपने आप को सेव करने के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है ये रशियन एडवांस कर रहा है दोनों साइड से। बेलारूस की तरफ से वो एडवांस कर रहा है अपने मिलिट्री कॉलम्स, ग्राउंड कॉलम्स को लेके, और ब्लैक सी उसने पोस्टरिंग की हुई है अपने नेवल एसेट्स को, काफी आर्मर उसके अंदर 100 टैंक बताते हैं, 3,000 ट्रुप्स हैं, और एक पोस्टरिंग कर रहा है। तो पोस्टरिंग दोनों साइड से हो रही है विद होप कि अगर यूक्रेन अपने आप को घिरता हुआ दिखाई दे तो डिस्ट्रक्शन को बचाने के लिए शायद वो हथियार फेंक दे, या युद्ध विराम कर ले, या शायद लीडरशिप चेंज का इंटरनल माहौल बन जाए यूक्रेन के अंदर। लेकिन दोनों साइड से कुछ ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि या तो यूक्रेन अपने हाथ फेंक रहा है या लीडरशिप वीकनेस दिखाई दे रही है। और मेरा ख्याल इसी को सिद्ध करने के लिए पुतिन ज्यादा से ज्यादा जोर लगा रहा है कि इस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए। इट इज वेरी डेंजरस। आई थिंक अगर ऐसा वाला युद्ध जो अवॉइड हो सकता है, क्योंकि खास करके ये नेशंस और नेटो खास करके बोथ आर न्यूक्लियर पावर्स एंड धमकियां भी दी जा रही हैं, जो अगर कोई धमकी देता है तो उसका भी एक इंडिकेशन है कि शायद वो वॉर स्टेमिना लूज कर रहा है, तो न्यूक्लियर धमकी दे दे या शायद उसका प्रयोग कर दिया जाए। अगर ये युद्ध सक्सेसफुल होता है तो एक इसका बड़ा डेंजरस, ऑफेंसिव सक्सेस होता है रशिया का, एक बड़ा डेंजरस पैराडाइम बन सकता है कि शायद चाइना एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ले ले कि वो भी शायद कुछ फ्रंट खोल दे टुवर्ड साउथ चाइना सी। अगर ऐसा हुआ तो जापान डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में आ जाता है, और फिर क्वाड कंट्रीज के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा इकट्ठे मिलके किसी चीज के लिए अलायंसेस कैसे वर्कआउट करती हैं, जो अलायंसेस के अंदर प्रोमिसेस की जाती हैं वो अपने मेंबर्स पूरा उतरते हैं नहीं उतरते, इसके ऊपर भी बहुत निर्भर है। तो इंडिया के लिए एक बहुत दुविधा है कि हमारा जो इंटरेस्ट है, पहला इंटरेस्ट ये है कि चाइना अपॉर्चुनिटी सीख कर रहा है इंडिया के बरखिलाफ, ये हमारा टेरिटरी को हमने प्रिजर्व करना है, ट्रेड को ऑल्सो हमने देखना है कि ये फेवरेबल रहे। बट आई थिंक दीज आर द टू इश्यूज बिटवीन चाइना एंड इंडिया। वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस, एंड ऑल्सो रशिया with traditional friendship of the past and currently our dependence on the military hardware, ये एक बहुत जरूरी पहलू है कि हम रशिया और चाइना को अलग फ्रेमवर्क में देखते हैं, लेकिन that is why it becomes very difficult whether to go with the West where we have a future or to shun our past and the present where Russia and China are actually throwing different challenges at us. ये तो बड़ी डिटेल में बात करना इसके लिए मेरा ख्याल मुमकिन नहीं होगा इतने ऐसे प्रोग्राम में, बट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस। जनरल पन्नू, आपने चाइना की बात करी, मेरा अगला सवाल इसी पे ही था। गुलशन जी से भी है ये सवाल और रंजीत जी से भी है कि क्या वीक रशिया और जो चाइना का रोल है उससे अब इंडिया को कोई नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी चाइना से डील करने के लिए? पहले रंजीत जी। ये भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है चीन की ओर से जो सामरिक होड़ चल रही है, उस चुनौती का मुकाबला कैसे करें। भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि चीन से मुकाबले के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे विकसित करें। अब इसी के मद्देनज़र रूस के साथ भारत के रिश्तों को संतुलन देना है, अमेरिका के साथ रिश्तों को संतुलन दे रहा है, और इन सभी बड़ी ताकतों का इस्तेमाल अपने राष्ट्रीय हितों के संवर्धन के लिए करना है। और चूंकि चीन सबसे बड़ा भारत के लिए एक चुनौती पेश करने वाला देश बन चुका है, और चीन और भारत के बीच जो मौजूदा सैन्य तनाव चल रहा है, भारत की सबसे बड़ी चिंता वही है कि यदि रूस और अमेरिका के पक्ष में भारत कहीं झुकता हुआ दिखाई पड़े तो भारत के लिए जो चुनौतियां हैं अब चीन से मुकाबला करने के लिए उसमें विघ्न पड़ सकता है, बाधाएं आ सकती हैं। भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि चीन से मुकाबले के लिए अपने हितों को किस तरह बचाएं। जी,
पहले तो मैं 1 मिनट, जो अभी सवाल उन्होंने पूछा था कि जो कॉरिडोर के बारे में जो बात हुई है, सेफ कॉरिडोर की, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय हमारे जो अभी भी बच्चे वहां पे फंसे हुए हैं। क्योंकि अभी भी जो अभी थोड़ी देर पहले जो खबरें मैं सुन रहा था उसमें ये था कि कम से कम अभी 300 बच्चे अभी हमारे खार्किव में हैं और 700-800 बच्चे अभी भी सुमी स्टेट में वहां पे हैं। तो 1000 के ज्यादा जो बच्चे हैं हमारे इस पूरे इलाके में, और वो पूरा इलाका मोरलेस वो रूस के कब्जे में आ चुका है। अभी थोड़ी बहुत लड़ाई वहां चल रही होगी। तो उसमें अगर कल जो बात हुई है रूस और यूक्रेन के इधर, उन्होंने मोटे तौर से उस एक कॉरिडोर की बात की, सेफ्टी की बात की है। और क्योंकि हमारे संबंध रूस के साथ ठीक है और वो इलाका अगर रूस के आ गया है अंडर, तो उसमें, और वो बिल्कुल 50-60 किलोमीटर ही रूस के बॉर्डर के, क्योंकि वो बॉर्डर जो अगर वो दूसरी तरफ के बॉर्डर में जाते हैं वहां से, तो 1000 किलोमीटर से आगे है, वो बिल्कुल मुमकिन नहीं है उनके लिए जाना वहां पे। तो वो ये जो बात हो रही है, और मुझे लगता है कि इसके सबसे बड़ा फायदा उस कॉरिडोर का अगर वो इम्प्लीमेंट होता है, और मुझे लगता है उसकी संभावना बहुत ज्यादा है, तो उसका सबसे बड़ा फायदा भारत को होने वाला है, भारत के जो भी बच्चे वहां पे फंसे हुए हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि शायद ये जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाए, क्योंकि वहां पे हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। हालांकि अभी वो पूरे काफी उनके रूस के कब्जे में आ गया है वो इलाका, तो हो सकता है बच्चे जल्दी से उधर से हम निकाल पाए। बात जो आपने चीन और रूस की कही, और चीन का जिस तरह से प्रभाव बढ़ा, हम उसके चिंतित हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में आप ये देखें कि चीन को फिलहाल काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसके कारण ये है क्योंकि इससे पहले जब तक ये यूक्रेन का युद्ध नहीं शुरू हुआ था, पूरे पश्चिम के देश, पूरे यूरोप के देश, अमेरिका का पूरा जो उनका जो रिसोर्सेज थे, पूरा उनका जो ध्यान था वो चीन के ऊपर था। कैसे असर्टिव राइजिंग चाइना को वहां पे बैलेंस किया जाए, और इंडो पैसिफिक का पूरा नैरेटिव, और उसके साथ हम उनके साथ काम कर रहे थे। लेकिन अभी जो स्थिति उत्पन्न हुई, हाँ। आप देखिए कि पूरी की पूरी जो अभी जो फोकस है वो रूस के ऊपर चला गया है। और रूस जो है, और ये जो जिस तरह से वहां पे युद्ध अभी अनफोल्ड हो रहा है, वो इतनी आसानी से कोई कल ही खत्म होने वाली बात वहां पे नहीं है। क्योंकि अगर चाहे वो सत्ता परिवर्तन वहां पे रूस करने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन सारी सैंक्शंस और जिस तरह का प्रभाव, जिस तरह की टेंशन रूस और पश्चिम के बीच में है, वो अभी बहुत टाइम लगेगा उसको खत्म होने में। तो हमारे लिए चिंता, और उसका एक सब दूसरा पहला यह है कि रूस और चीन के संबंध जो है पहले से और प्रगाढ़ हुए हैं, और वो इस घटना के बाद और भी ज्यादा करीब आएंगे, क्योंकि उसकी पूरी जो मार्केट है वो वेस्ट के लिए बंद हो जाएगी। यूरोप भी जो बाद में लंबे समय जो तेल है वो और गैस है वहां से लेना कम करेगा, तो कहाँ तेल बेचेंगे, वो इधर की तरफ बेचेंगे। भारत के लिए कुछ उसमें जो है अवसर उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन अभी तो ऑलरेडी उनकी चीन के साथ जो है तेल बेच रहे हैं, वहां पे ऑलरेडी पाइपलाइन है उनके। और हम तो अगर लेंगे तेल उनसे, तो पाइपलाइन चीन से आ नहीं सकती है। अफगानिस्तान पाकिस्तान से आने में और दिक्कतें हैं। तो इसलिए जो है थोड़े बहुत टैंकर से आप एलएनजी वगैरह जरूर उससे खरीद सकते हैं। तो चीन के साथ जो अभी फिलहाल चीन को उससे काफी फायदा हो रहा है, क्योंकि उसकी तरफ से ध्यान हट गया है, और रूस के साथ वो बिल्कुल खड़ा हुआ है, और रूस के साथ उसको, और हमारे लिए चिंता यह है क्योंकि हमको रूस के साथ भी खड़ा होना पड़ रहा है, और उसके साथ हमको पश्चिम के देशों के साथ भी खड़ा होना पड़ रहा है। तो इसलिए दिक्कतें हमारे लिए हैं, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि जितनी जल्दी ये जो वहां पे किसी तरीके से कोई उसका समाधान निकले, और फिर दोबारा से जो है फोकस जो है पश्चिम के देशों का वो इंडो पैसिफिक के ऊपर, चीन के ऊपर दबा रहा है। तो उसमें हमारे लिए दिक्कतें, जैसे मैं कह रहा था, कम नहीं है, बल्कि दिक्कतें और ज्यादा बढ़ी हैं। जी। शायद आपने सेफ कॉरिडोर की बात की, इन प्ले ऑफ थिंग्स, शायद मैं उसको हटके कहीं और चले गया। बट सेफ कॉरिडोर की बातें करना या प्लान बनाना बहुत आसान है, क्योंकि आप नक्शे के ऊपर कर सकते हो और चिट्ठियां लिख सकते हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। खास करके जब कोई एक सिटी या इलाका डुअल कंट्रोल में हो, लार्जर क्योस हो। अगर तो एक इलाका एक कंट्री या एक आर्मी के पूरी कंट्रोल में आ जाए, तो आप उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हो और वो सेफ कॉरिडोर की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर उधर डॉग फाइट चल रही है, तो इस डॉग फाइट में कुछ समझ नहीं आता कि कौन किसको मार रहा है, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड, फो एंड न्यूट्रल बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसी की अपॉर्चुनिटी लेते हुए कुछ फोर्सेस भी उसके साथ में जुड़ के आगे चल सकती हैं। तो
डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छा है ये बात करना, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि बच्चों को बचाना इज द प्राइम मोस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एट द मोमेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जैसे एम्बेसडर कपूर ने पहले भी बताया था, कि एक जो डिप्लोमेसी लिवरेजेस आप एज यू नो, अनफॉर्चुनेटली द वर्ड यूज्ड वाज hostage situation, ऐसे उनको to hold them hostage to get favorable outcome of India's position on a particular country or a situation. I think that is the most critical point, that which country would want to do it or not want to do it on purpose to extract favors from a country. And I think that makes the whole system extremely complicated in the stage of dogfight, and on the other side, you know, keeping them hostage to expect, you know, them to be used as a leverage, I think can bring a huge amount of complication. But I think this is a very critical issue and needs to be handled in a very sensitive and a very matured manner, but very difficult to achieve. You're absolutely right, Mr. Pannu, Lieutenant General Pannu. मेरी जब बात हो रही थी तो वहां पे लोगों ने बताया कि यूक्रेनियंस जो हैं वो रशियन सोल्जर्स की यूनिफॉर्म में आ रहे हैं और वो घरों से सामान लूट रहे हैं। उन्होंने मोबाइल शॉप लूट ली, जो लोग बाहर सामान लेने जा रहे हैं उनसे सामान लूट रहे हैं। ये दिस इज वेरी राइट, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मुझे लगता है ये जो कॉरिडोर बनाने की बात है, ये म्यूचुअली तय होगी। म्यूचुअली तय होने के बाद भी ये खतरा जरूर रहेगा कि कौन कब कहां किसको किस तरीके से नुकसान पहुंचा दे। कार्यक्रम के जी कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हैं। कपूर साहब, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ, जो हम बात कर रहे हैं, जो बहुत विशेष बात है कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वेस्टर्न कंट्रीज का और दूसरों कंट्रीज का, रशिया का, हर कंट्री के लिए ऐसे युद्ध होना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये उनके लिए बन जाता है दिनचर्या का साधन, आमदनी का साधन। तो अगर हम देखते हैं इन अ रिमूव पर्सपेक्टिव कि सबसे ज्यादा फायदा इस युद्ध में किसको हो रहा है, एक तो है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को, दूसरा है चीन को। तो चीन की तो बात हो चुकी है, तो मैंने कहा ये भी बता दूं कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इज अनदर एंटिटी इन दिस होल सिनेरियो व्हिच इज बेनिफिटिंग अ लॉट। थैंक यू। कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं चाहूंगा, मैं फ्लोर ओपन भी करना चाहूंगा। अगर किसी को कोई और सवाल हो और वो पूछना चाहे तो मोस्ट वेलकम। हमें एक मेरा बहुत बड़ा कंसर्न है। जब कोविड शुरू हुआ तो एक पहलू, एक सिक्योरिटी डायनामिक्स में बात हुई कि ये एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर है। और अगर आप आजकल देखते हो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में, बायोलॉजिकल वॉरफेयर इज पार्ट ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इन विच हम बोलते हैं CBRN, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकना वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में तभी यूनाइटेड नेशंस आए टू मेक श्योर दैट ऐसी स्थिति ना पैदा हो। लेकिन बिलो द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, केमिकल, रेडियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है मिलिट्री वॉरफेयर के अंदर, जिसमें आप एक नॉन काइनेटिक तरीके से, नॉन फिजिकल तरीके से देशों को बर्बाद कर सकते हैं। तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की जो बात की एम्बेसडर कपूर ने, वो बहुत अहमियत वाली बात है। आजकल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का सिर्फ तोपें और बंदूकों को छोड़ के मेरा ख्याल बहुत ज्यादा दायरा बढ़ गया है, और ऐसी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं कि लार्जली डुअल यूज टेक्नोलॉजी में कौन कितना मिलिट्री के लिए यूज करता है और कितना डेवलपमेंट के लिए यूज करता है, दैट हैज बिकम अ वेरी बिग चैलेंज। और टेक्नोलॉजी के साथ वॉरफेयर भी जुड़ा हुआ है और ट्रेड भी जुड़ा हुआ है। आई थिंक ये सब चीज अगर आप देखें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर जो है, ये इन चीजों के साथ जुड़ी हुई है। कितनी टेक्नोलॉजी है आपके पास, कितना आपके पास मिलिट्री के साधन है कि आप दूसरे की एरिया को कैप्चर कर सकते हैं, टेरिटोरियल एग्रेशन दिखा सकते हैं। और अगर आपको ट्रेड में आप लॉसेस दिखाई दे जाता है तो आप शायद लड़ाई को कहीं और टेरिटोरियल एग्रेशन में ले जाते हैं।
तो ये इसके अंदर मैं एक सिर्फ इंडिकेट करना चाहता था, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैज अ बिग रोल. I hope NATO, Russia and larger blocs should not start playing into this realm, which is going to be very, very, very difficult, even for the military industrial complex to handle, because they would not know what is being supplied and what is being used and how. कोई और पार्टिसिपेंट अपनी राय रखना चाहेगा? नहीं, उसमें सिर्फ एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से अभी तक सिचुएशन वहां पे अनफोल्ड हुई है, उसमें ये हुआ है कि रूस को, जैसे हम सबको लगता था कि शायद वो बहुत जल्दी से इसको ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा अभी तक वहां पे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है. और नेटो का उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा है, उनका कोई इरादा वहां पे डायरेक्ट फाइट करने का रूस के साथ बिल्कुल नहीं है. इनफैक्ट नो फ्लाई जोन भी इम्प्लीमेंट करने को तैयार नहीं है वो डायरेक्ट. लेकिन ये तो उनका, अब रूस जल्दी से जल्दी इसको कोशिश करेगा कंप्लीट करने की, लेकिन पश्चिम के देश बिल्कुल ये चाहेंगे कि रूस अब वहां पे फंस जाए, और फंस जाए. उन्होंने वहां पे हथियार देने शुरू कर दिए, उन्होंने वहां पे रिसोर्सेज देने शुरू कर दिए कि वहां पे किसी तरीके का रूस फंसा रहे उसके अंदर. और तो सबसे नुकसान जाहिर तौर से वहां पे जो है वो यूक्रेन का होगा, क्योंकि हजारों लोग पहले मर गए हैं, लाखों लोग शरणार्थी होकर निकल रहे हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है. लेकिन ये जो पुराने जो शीत युद्ध वाली जो बात थी कि प्रॉक्सी आपने यूक्रेन को लेके, दोनों बड़ी ताकतें लड़ रही हैं, और वो चाहते हैं कि जैसे अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर इतने सालों तक फंसा रहा, वो रूस अब इधर फंस जाए तो उसके बाद पूरा उसी के अंदर. और उनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है उनको हथियार देना, और इतने कंट्रीज के पास बहुत रिसोर्सेज हैं. तो लेकिन अब ये कैसे ये मामला निपटता है, कैसे होता है, लेकिन हमारे लिए चिंता ये कि हमारा रोल वहां पे बहुत कम है, लेकिन उसके स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हमको आज ही भुगतने पड़ रहे हैं. तेल के दाम ऐसे तेजी से बढ़ रहे हैं, तो जो इस तरह की अनिश्चितता और अस्थिरता की स्थिति है हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक है. हम चाहेंगे कि जल्दी से इसका कोई भी निपटारा हो इस तरीके से, और हमारे बच्चे जो हैं वहाँ ठीक से बाहर निकले. और लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन हमारे लिए चिंता का विषय जरूर है. जी, शायद ये चाइना को भी मजबूत करता है, इस पूरे हालात में चाइना मजबूत जी, होता है. जी, जी. ये पूरे डिस्कशन में एक बात समझ में आई कि ये झगड़ा व्लादिमीर वर्सेस व्लादिमीर नहीं ना रह के ये पूरे विश्व के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है. इतिहास से भी कुछ सीखने की बातें हैं कि चाहे नाटो हो या अमेरिका हो, वो यूक्रेन में अपने बूट नहीं पसारना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इतिहास से भी कुछ सीखा है. और मैं इसी पड़ाव पे इस कार्यक्रम की समाप्ति करता हूं. मैं एम्बेसडर प्रदीप कपूर, लेफ्टिनेंट जनरल पन्नू, रंजीत कुमार जी, गुलशन सचदेवा जी और अनिल सिंह सागर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं. बड़ी रोचक चर्चा रही, कुछ नए पहलू आए, समझने को आए. हम अगले कार्यक्रम में कुछ और नई बातें लेके आएंगे कि जैसे इस पूरे फॉलआउट को लेके इसके आर्थिक क्या पहलू होंगे. तो मैं अगले प्रोग्राम में इस पहलू को लेके कुछ और नए मेहमानों के साथ जुड़ूंगा. इस प्रोग्राम की मैं समाप्ति करता हूं, आपसे विदा लेता हूं. और अगर ये आपको प्रोग्राम पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें. मैं अमय साठे सरकारीtel.com और diplomacyindia.com से साइन ऑफ करते हुए नई दिल्ली से बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद.